नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एक ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 1 से लेकर 5 थे। इसका मतलब एक सवाल में 5 सवाल थे। 5 थे नहीं, सॉरी 6 थे, है ना। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखो। इसमें यह था, ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है कहलाती है। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो ये स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा। अब कई बच्चों ने विभक्त रेखा लिखा हुआ था, सॉरी विभक्त ऐसे लिखते हैं, विभक्त रेखा। अब मैं ये आपको बता दूं, विभक्त रेखा ये होती है जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है, ये विभक्त होती है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में ये है, दो बिंदु दे रखे थे, 0, cos थीटा और दूसरा बिंदु है sin थीटा, sin थीटा, 0। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई आपसे। मान लो ये P है और इसे मान लिया Q। दूरी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। PQ बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान साइन है तो साइन थीटा और माइनस x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। y2 का मान कितना है 0 माइनस, और यहाँ y1 का मान कितना है कोस थीटा, इसका स्क्वायर। साइन का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना होता है 1 होता है, और 1 का अंडर रूट भी कितना होता है 1। अब ये दूरी पूछा था तो इकाई लिखना चाहिए, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के लिए ऐसी गलतियां भी करनी नहीं चाहिए। अगर किसी को पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो उनको इकाई लिखना चाहिए, क्योंकि टीचर यहाँ पर आपके नंबर काट सकता है। कोई भी गलती है उसके नंबर काट सकता है वो। ये मत सोचो कि सर इकाई तो नहीं लिखा था ना, इतने से नंबर कटता है क्या। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। 2 कोसेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री था। अब इनके आपको मान याद होने चाहिए। देखिए कोस थीटा, कोसेक थीटा का मान आपको मान लीजिए याद नहीं है, पर साइन का तो याद होना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और अगर सेक का याद नहीं है तो हमें कोस 30 का मान याद होना चाहिए, वो होता है 2/√3। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर कोसेक का चाहिए तो साइन 30 को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये होगा 2/1, ठीक है। और कोस 30 को उल्टा लिखेंगे तो ये होगा √3 सॉरी यहाँ कोस का मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं होगा, √3/2 होगा। और इसे उल्टा करेंगे तो यहाँ आएगा ऊपर 2 और √3 नीचे। अब 2 को गुणा करने पर कितना आएगा 8 और बटे में √3। अब ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ था 5 विषम संख्याओं का माध्य। 5 विषम संख्याएं कौन सी होती है? प्रथम 5 संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9। और माध्य जब निकालना होता है तो इन सबको जोड़ना है। और ये संख्याएं 5 है तो 5 का ही भाग करना है। ये 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 7 कितना हो गया 25। तो 25/5 कितना होता है 5 ही आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल था। फिर ये बोला गया एक बंटन दिया हुआ है, उसमें आपसे बहुलक पूछे 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4। अब बहुलक जब भी पूछे आपसे तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है? देखो 4 कितनी बार है इसमें, 4 कितनी बार है 3 बार है, तो बहुलक कितना होगा इसका 4 होगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। अब ये आपको पता होना चाहिए, 2 पासों को उछालते हैं, 2 पासों को उछालने पर जो टोटल परिणाम, कुल परिणाम बनते हैं वो कितने होते हैं 36 होते हैं, क्योंकि एक पासे से 6 बनते हैं तो 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आता है। ये कुल परिणाम थे।
अब इसमें अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? अनुकूल परिणाम में ध्यान से देखो, आपसे ये बोला गया कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 11। तो 5 और 6 को जोड़ने पर 11 आता है, और 6 और 5 को जोड़ने पर 11, बस ये 2 ही होते हैं। तो अनुकूल परिणाम ऊपर आता है और कुल परिणाम नीचे। तो 2 एक बार कटता है, ये 2 18 बार कटेगा इससे, तो आंसर आएगा 1/18। बहुत ज्यादा सिंपल थी क्वेश्चन। सिंपल बात यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में ये लिखा हुआ था, रिक्त स्थान आपको भरने थे इसमें। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। तो ये वैसे पूछने वाली बात नहीं है, आपको ये टेबल ही पता होनी चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, फिर साइन 30 का मान 0 का 0 होता है, 30 का मान कितना होता है? 1/2, और 45 का कितना होता है? 1/√2। अब मुझे बताओ, ये तो साइन की बात है, और कोस में भी यही होता है ना, √1/√2। दोनों सेम कब है? जब थीटा का मान 45 है। पहला तो ये तरीका है, पर ये तो थोड़ा है ना, ये जरूरी नहीं हम इस तरीके से याद रखें। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, ध्यान देना। तो साइन थीटा, अब ये साइन है तो मैं इसे भी साइन बनाता हूं। अब यहां देखो, कोस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 - थीटा, फॉर्मूला होता है। ध्यान से देख लो, साइन थीटा तो मैंने सेम लिखा है, लेकिन कोस को लिखा मैंने साइन 90 - थीटा। अब साइन और साइन सेम है, तो यहाँ थीटा बराबर क्या होगा? 90 - थीटा होगा। अब यहाँ थीटा को लेकर आते हैं तो 2 थीटा हो गया बराबर 90। 2 से 90 कटता है 45 बार, तो थीटा का मान 45 आएगा। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं tan थीटा बराबर कोट थीटा, तो थीटा बराबर कितना आएगा? ये भी 45 आएगा। अगर मैं ये पूछूं कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना आएगा? इसमें भी 45 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोस 45 पर सेम होते हैं, tan और कोट 45 पर सेम होते हैं, और कोस और सेक भी 45 डिग्री पर सेम होते हैं। मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके 10th क्लास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या था। सेकंड ये था कि एक वृत्त में से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है ये, इसमें से कितनी भी जीवाएं बना सकते हैं हम, कितनी भी। ये हालांकि जीवाएं नहीं है, जीवा कभी बाहर नहीं जाती है, तो इन रेखाओं को मैं हटा देता हूं। कितनी भी जीवाएं बना सकते हैं हम, ठीक है। अनंत जीवाएं बना सकते हैं, अनंत जीवाएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? अनंत जीवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ था? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि का मान पूछा था। एक्स अक्ष, आप लोगों को यह सिखाया हुआ है कि एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु ले लो आप, वाई का मान कितना होता है? 0। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, वाई का मान कितना होता है? 0। और अगर इसका उल्टा पूछे तो इसमें x का मान 0 होता है। इसमें कहीं भी बिंदु ले लो, पर x का मान कितना होगा? 0। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था कि x अक्ष पर कोटि का मान कितना है, तो ये देखिए x अक्ष है, अब ये भुज होता है, तो कोटि तो ये है ना, तो कितना होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का गलत है, 1-2 का सही हो सकता है, या 2-3 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। मैं फिर बता देता हूं, आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, आपको ये पता नहीं होता है कि माध्य का मतलब क्या है। माध्य का मतलब जिन संख्याओं की बात कर रहे हैं उन संख्याओं को जोड़ना है पहले तो, और बाद में उतने का ही भाग करना है। कितनी संख्या, उनका ही भाग। अब ये तो पता था 10 संख्याएं हैं, तो भाग किसका करेंगे? 10 का, कन्फर्म है। ध्यान से समझ लो, भाग किसका करेंगे? 10 का, क्योंकि संख्याएं कितनी है हमारे पास? 10। अब वो संख्या है कौन सी, वो ध्यान से समझो। वो संख्या है कौन सी? सम संख्याएं हैं। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2, फिर 4, फिर 6। लेकिन हम ऐसे 10 नहीं लिखेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे थोड़ी। आपको योग का फॉर्मूला आता है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और a + l होता है। मुझे बताइए 10 संख्याओं अगर हमें लेनी है तो लास्ट संख्या कौन सी होगी? 20 होगी। अगर 2, 4, 6 इस प्रकार हम लेते हैं, हमें 10 संख्याएं लेनी है तो लास्ट संख्या कौन सी होगी? 20 होगी। अब ध्यान से देखना, और ये जरूरी भी नहीं है कि यहाँ मैं 20 लिखूं। अगर यहाँ 20 लिखेंगे तो L से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 20 नहीं लिखता हूं तो फिर आपको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा? ध्यान से देखो, 2a + n - 1 × d। इसमें L की जरूरत नहीं है।
अब ध्यान से देखो एस एन, बताइए एन का मान कितना है हमारे में, इसमें 10 है, पद कितने हैं 10, तो 10/2, 2 गुणा ए का मान कितना है देखो 2 है, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है 2 है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 को घटाने पर 2 ही आएगा। यहाँ अगर इसे काटते हैं 5 बार कटता है, यहाँ 5 लिखा मैंने, ये 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 4, और ये देखिए 9 को 2 से गुणा करने पर 18, तो ये कितना हो गया 22, तो 22 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 110। सिंपल बात ये हुई कि जो सिग्मा एक्स है इसका मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार 20 तक अगर संख्याएं जोड़नी है तो उन सबका जोड़ कितना आएगा 110 आएगा। कितना आएगा 110, और 10 से ये कटेगा तो कितना बचेगा 11। अब किसी ने तो 5 लिखा है, किसी ने 10.5 लिखा है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में भी 5 क्वेश्चन थे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। ध्यान से देखो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर हम स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। इसमें डायग्राम भी नहीं बनाना था, इसमें रीजन बताना था, है ना। ये इसमें आपको थ्योरी लिखना था। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरियां या लंबाई समान होती है, ये लिखना था, होती है। और फिर लिखना था अतः दूसरी स्पर्श रेखा बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक 7 है तो फिर दूसरा भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये रीजन लिखना था। कुछ बच्चों ने केवल आंसर लिखा है, उनका हाफ नंबर कटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा हुआ था 5, 7, 9 और x। इन 4 संख्याओं का माध्य को हम क्या लिखते हैं x बार। ये कितना था 8। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं को जोड़ो, और कितनी संख्या है 4, तो 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ हमारे बड़े महान व्यक्तित्व बैठे हैं यहाँ पर, और वो इनके भाग में 2 लिखते हैं। इनके भाग में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, मैंने तो इसे सिखाया नहीं है। मैं तो ये सिखाता हूँ कि जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग करना है। यहाँ संख्या 4 है तो 4 का भाग करना है, अगर 2 होती तो 2 का भाग करते हैं। बराबर कितना आएगा 8। 4 को मैं यहाँ गुणा करूंगा, ये देखो कितना है, ये हो गया 16 और 5 21, और साथ में कौन है इनके x। ये 21 प्लस x है। 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। x बराबर 32 माइनस 21, 21 इस तरफ माइनस का हो गया तो कितना बचेगा 11। कुछ लोग इतने खतरनाक है देखो कि 2 से इसको काट देते हैं 2 बार। वो नए मैथमेटिशियन है, वो मुझे रिप्लेस करेंगे। ये सर आप बैठिए, मैं पढ़ाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इससे सिंपल और क्या दे आपको, कोट थीटा इंटू में था और इंटू में इसके था टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, अरे कुछ बच्चों को बाद में पता चलता है सर इतना इजी था क्या, पहले बताना चाहिए था ना। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ध्यान से देखो कोस अपॉन साइन है तो इसे मैं नहीं लिख सकता कि ध्यान से देखना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या है कोट है, तो कोट को मैं क्या लिखूंगा कोस बटे साइन ही होता है, कोस बटे साइन। और टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, लेकिन यहां स्क्वायर है तो इन दोनों पर क्या आएगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहां अगर मैं कोस और कोस को काटता हूं तो ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, ये दोनों मिलकर इस कोस स्क्वायर को काटते हैं, और ये दोनों साइन मिलकर इस साइन स्क्वायर को काटते हैं। सब कुछ कट गया, एक बचेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ था एक वर्ग है और वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष जानते हो आप कौन से होते हैं, एक वर्ग के आमने सामने वाले, ठीक है। एक उसका निर्देशांक है -5, -4, और दूसरा जो था वो था 3, 2,
और आपसे पूछा गया था विकर्ण की लंबाई, तो ये होता है विकर्ण, है ना, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो विकर्ण होता है। ये 4th क्वेश्चन है। और यहाँ अगर मैं इन दोनों का नाम P और Q मान लेता हूँ तो आपको यहाँ फिर से दूरी निकालनी थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो x2 का मान कितना है, 3 मान लेते हैं x2 का मान, और x1 का कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इसका स्क्वायर। y2 का मान कितना मान लिया 2, माइनस y1 कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4। अब ये ध्यान से देखो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट में कितना आएगा 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, या फिर इकाई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा हुआ था कि आपको यहां जो कोण दिए हुए हैं वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। बहुत ज्यादा सिंपल था ये, ध्यान से समझ लेना। अगर 85 डिग्री को हमें 0 से बड़ा और 45 से छोटा करना है तो इसे मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस थीटा। अब यहां ध्यान से देखना, मुझे 85 बनाना है तो 90 में से कितना घटाऊंगा 5, और प्लस कोट थीटा। अब 90 माइनस कितना घटाएंगे 25, तो ये देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 5 डिग्री। इसमें कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा का मान कितना है इसमें 25 डिग्री। तो ये 5 और 25 दोनों बताइए 0 से बड़े और 45 से छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 पे ये लिखा हुआ था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को आपको एक वृत्त बनाना है। कितने सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का आपको वृत्त बनाना था एक, ठीक है। और बाद में देखो क्या करना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। अब ध्यान से देखना, अगर ये 3 है, त्रिज्या 3 है इसकी, तो 7 बाहर जाएगा ना, ये 7 सेंटीमीटर यहां P मान लेते हैं, इसे O मान लिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P ले लिया, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी थी। बहुत बार करवा चुका हूं मैं ये। अगर P बिंदु पर प्रकार रखते हैं, आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप ऐसे नीचे, और उतना ही चाप O बिंदु पर रखकर अगर हम काटते हैं और इनको अगर मिलाते हैं तो यहां आपको एक बिंदु मिला है, यहां कुछ भी लिख सकते हैं, Q लिख देते हैं। अब इस बिंदु पर आपको प्रकार रखना था, P तक खोलना था और उसे घुमाना था, तो ये O से आएगा अपने आप ही, O से अपने आप आएगा, और फिर इस प्रकार ये बनेगा वृत्त, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो अभी मैंने वृत्त बनाया है, इस दिए गए वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, A और B लिख देते हैं। यहाँ A को P से मिलाना था और P को साथ में इस तरफ B से भी मिलाना था, ये था। एक चीज मैंने देखी है, कई बार बच्चे ना केवल A तक मिलाते हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपने क्या गलती की वो देख लेना। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन थी, उसे 2:3 में विभाजित करने की रचना करनी थी। 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम लिखेंगे AB। 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दी मैंने और इसका नाम है AB। यहां एक न्यून कोण बनाते हुए हम लाइन बनाते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं X या फिर AX। 2:3 में विभाजित करना था। अब यहाँ एक कॉमन डिफरेंस समझ लेना आप लोग, त्रिभुज को बांटने में हमें क्या सोचना होता है और एक रेखा को जब बांटते हैं तो क्या सोचते हैं। जब त्रिभुज को बांटते हैं तब अनुपात इस प्रकार आता है 2/3 या 3/2 या 5/7 इस प्रकार। तो उसमें हमें कितने चाप बनाने होते हैं वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। लेकिन इसमें चाप कितने बनाने हैं, टोटल के बराबर बनाने हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, उन्होंने क्या किया 3 चाप बना दिए, यहाँ एक चाप फिर दूसरा फिर तीसरा। लेकिन 3 कब बनाने होते हैं, जब हमें त्रिभुज छोटा और बड़ा बनाना होता है। यहाँ रेखा को विभाजित करना था तो इसमें थोड़ा अलग है। इन दोनों का टोटल कितना होगा
5 होगा। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 5 होगा। तो यहां आपको समान लंबाई के 5 चाप काटने थे, A1, फिर A2, फिर A3, A4 और A5। अब ध्यान से देखो, मिलाना था 5वें बिंदु से। अब जो काम हम 5वें बिंदु पे करेंगे वही कहां करना था? दूसरे पर। तो यहां मैंने प्रकार रखा 5वें बिंदु पे A5 पर और एक चाप इस प्रकार घुमाया, उतना ही दूसरे पर रखेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे। अब यहां प्रकार रखना था और ये चाप आपको मापना है, कोण मापना है, और उतना ही आपको यहां रखकर यहां काटना है। और A2 को इस अब नया जो बिंदु है इससे मिलाएंगे तो यहां आपको एक पॉइंट मिलेगा C, और ये C पॉइंट AB लाइन को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, सिंपल है एकदम ये। तो आपको बस गलतियां देखनी है कि आपने क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ था सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और इनटू में था 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ध्यान से देखो, वही बात है, एंगल आपको याद होने चाहिए, 2 नंबर तब आएंगे। सेक 30 का मान लो याद नहीं है, और याद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में ये मान याद करने की आदत बनाओगे तो फिर आपको 11th क्लास में दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 11th क्लास में आप कितने याद करोगे, वहां लिमिट नहीं है कितने कोण है, तो इसलिए है ना, इनको याद नहीं करना चाहिए। ये याद रखो कि ये सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, तो कोस 30 का मान हमें याद है, वो कितना होता है? 2/√3। अब इसका स्क्वायर कर दिया, यहां बाहर बड़ा ब्रैकेट बनाना है, प्लस यहां ध्यान से देखो, कोसेक 45 है, साइन 45 का उल्टा होता है, इसका मतलब √2 का स्क्वायर, क्योंकि वहां साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा कितना हो गया? √2। 2 कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 90 का कितना होता है? 1, और 45 का भी 1। 2 से 2 कट गया, फाइनली मेरे पास यहाँ कितना आ रहा है? 3। 1 1 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा? 3। यहाँ इनको हल करते हैं, 2 का पावर 2 4 होता है, √3 की पावर 2 कितना होता है? 3, और 2 का पावर √2 का पावर 2। इनको हल करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 10, 10/3, और गुणा में कितना है? 3। 3 से 3 कटेगा, फाइनली आंसर कितना आएगा? ये बहुत सारे बच्चे इक्वल के चिन्ह नहीं लगाते, तो वो पता नहीं किसके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये बहुत बच्चों का गलत है, 10p और माइनस कोट r। अब ये गलत क्यों है, उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितने भी मैंने क्लास ली आपकी, उनमें ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं है, आए नहीं है, तो ये आपकी रिवीजन में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो आप ध्यान से देख लेना, इसका डायग्राम भी दिया हुआ था, हालांकि जिसको बेसिक नॉलेज होता है एंगल का, वो तो बच्चा गलत नहीं करेगा। यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q है और यहाँ R है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, एक बात तो आपको पता चल गई कि अगर ये P कोण की बात कर रहा है तो P कोण के लिए ध्यान से देखो, सामने की भुजा लंब होगा। जब R की बात करेगा तो R के सामने 12 सेंटीमीटर लंब होगा। तो मुझे बताइए, tan और कोट दोनों में हमें लंब और आधार चाहिए, लंब और आधार चाहिए। तो हमारे पास यहाँ एक कोण के लिए तो आधार नहीं है और एक कोण के लिए लंब नहीं है। तो ध्यान से समझना, अब यहां मैं लिखता हूं कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस पर में आप जानते हो, बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यहां पर कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार एक बार चलो मान लेते हैं, देखिए पाइथागोरस पर में यूज करते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ आधार कौन है और लंब कौन है। तो आधार को मैंने QR मान लिया और प्लस लंब कितना मान लिया? 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, इस तरफ आ गया तो क्या हो गया? माइनस का, और QR स्क्वायर। अब इनको घटाने पर कितना आएगा? 25 बराबर QR स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने 50-60 जितनी भी कॉपियां चेक की है, उनमें बहुत सारे बच्चों ने यहां 25 लिखा हुआ है।
अरे थोड़ा तो सोच लिया करो, 7th क्लास में ये सिखाया जाता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये 25 कैसे आ सकता है? 25 नहीं आएगा। यहां आपने देखिए स्क्वायर हटाया तो यहां क्या आएगा? अंडर रूट। तो यहां क्यू आर का मान आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 25 नहीं आएगा। अब ध्यान से समझना, आपको 10p चाहिए ना। 10p, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान से देख के मुझे बताइए कि 10p अगर मैं लिखता हूं तो p कोण के सामने की भुजा लंब है, तो मान कितना है लंब का? 5 है। लंब का मान कितना है? 5 है। अगर लंब 5 है तो आधार कौन सा होगा फिर? 12। कितना होगा? 12। इसी प्रकार अगर मैं कोट r निकालता हूं तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कोट r, आधार का मान ध्यान से देखना, कोण के सामने की भुजा लंब होता है, तो आधार कितना होगा? 5 और लंब कितना है? 12। अब ध्यान से देखो, ये मान आपके पास आगे, इनको इस समीकरण में रखना था। 5/12 और -5/12 दोनों सेम है तो कट गए, आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेबल दी हुई थी आपको, मतलब बंटन सारणी थी। 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो था 6, 11, 21, 23, 14 और 5। और इसमें आपसे बहुलक पूछा गया था। बहुलक का फॉर्मूला याद नहीं है बहुत सारे बच्चों को, वो 10th क्लास में एडमिशन उन्होंने फेल आने के लिए, गवर्नमेंट चाहती है कि उनको पास करें, इतने इजी पेपर बना रही है गवर्नमेंट, पर वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम पास नहीं होंगे, हम फेल होंगे। f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ध्यान से देखो, यहां सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है वो f1 होता है, इससे ऊपर वाली बारंबारता f0 होती है, इससे नीचे f2 होता है। f1 के सामने जो होता है ना वो होता है l, छोटी सीमा। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने ये तो तीनों सही लिखे हैं, लेकिन यहां किसी ने 25 लिख रखा है, किसी ने 15 लिख रखा है, किसी ने 45 लिख रखा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि f1 के सामने जो छोटी सीमा होती है वो l होता है, और यहाँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, h का मान कितना है मेरे पास 10। ये मैं सारे रफली लिख रहा हूँ, आपको पूरा एग्जैक्टली ऊपर लिखना चाहिए। l का मान कितना है मेरे पास 35, f1 का मान कितना है 23, f0 21 है, यहाँ 2f1 है तो 23 का 2 गुना कितना होता है 46, माइनस f0 है, f0 कितना है 21 और माइनस f2 कितना है 14 और गुणा में h कितना होगा 10। ध्यान से देख लो, एक दो बच्चों ने ऐसे लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है, वैल्यू सारे ठीक है, पर एक दो स्टेप के बाद में उन्होंने प्लस लिखा ही नहीं। इसका मतलब वो 35 से ब्रैकेट के साथ में क्या आ गया, गुणा में, है ना। चलते चलते ही आपने प्लस को छोड़ दिया, ऊपर कितना आएगा 2, गुणा में तो 10 चल ही रहा है। यहाँ 46 है, 46 इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 35, इसमें से 35 निकालते हो आप तो कितना बचेगा 11 बचेगा क्या, हाँ। अब ध्यान से देखो, यहां कोई भी नहीं कटता, तो 35 प्लस 10 और 2 को गुणा करने पर 20 आएगा और भाग में कितना है 11। तो हमारे यहां पर एक महान स्टूडेंट है जिन्होंने 11 का भाग 20 में किया है, तो पता नहीं 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए 11 दूना 22 होता है। 11 को मुझे सिखाना पड़ेगा और अलग से मैं स्कूल वालों को बोलूंगा कि वो अलग से फीस लेनी चाहिए बच्चों से, कि 2 से गुणा करते हैं तो 22 आता है और 20 बड़ा है, क्योंकि ये 6th और 7th क्लास में सिखाया जाता है कि बताइए बच्चों 22 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है। तो ग्रेटर और लेस वाले चीज सिखाने में थोड़ा मुझे भी फील आएगा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, 11 का भाग इसमें करेंगे तो 35 प्लस 11 का भाग इसमें मैं करता हूं, एक बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 9। अब 9 में 11 का भाग नहीं जाता है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा और 0 लिखने के लिए पॉइंट आता है। फिर इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार,
है ना, तो यहाँ कितना आएगा 8। अब बचा कितना है 2, तो फिर भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ से आंसर आएगा, एक इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 36.81। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के, अगर आप 10 सवालों में ऐसी गलतियां करते हो छोटी छोटी, तो आपके 5 नंबर घटते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, एक नंबर की कीमत है ना, वो किसे पता होती है, वो उसे पता होती है जिसके नंबर एग्जाम में मान लीजिए 15 नंबर आ रहे हैं, या उसे पता होती है जिसके 99 आ रहे हैं, क्योंकि उसका एक नंबर कटने से उसका 99 आता, अगर नहीं कटता तो उसके 100 आते, और इसके अगर 1 आ जाता तो 16 नंबर पेपर में आ रहे हैं, इसका मतलब 20 नंबर स्कूल वाले भेजते हैं, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है ना। तो मैं फिर बता रहा हूं, एक नंबर बहुत बड़ा होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से बच्चे के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बीच वालों के एक नंबर कम ज्यादा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ लेना, इतना बार बार बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, लास्ट करवा रहा हूं मैं भी। इसमें यह दिया हुआ था, ये 3 नंबर का मैंने दिया जरूर था, पर ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन था नहीं। इसमें यह लिखा हुआ था, एक पॉइंट है -3,10, और दूसरा जो बिंदु है वो है 6,-8। इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बनती है, और इनको एक बिंदु और है जो -1,6 है, जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो आपको यह बताना था कि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात हमेशा मानते हैं M1:M2। अब मुझे बताइए, मैंने ये सिखाया हुआ है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, यहां तो दोनों दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला हम लिखेंगे x बराबर M1x2 और M2x1, और भाग में आएगा M1 + M2। x का मान कितना है, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो x है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है ये हमेशा बीच में होता है, कितनी बार समझाया हुआ है। तो यहां कितना x का मान -1, M1 को मैंने M1 लिखा, यहाँ x2 कितना है 6 है, प्लस M2 कितना है, M2 निकाल रहे हैं हम, x1 कितना है -3, और भाग में मेरे पास है M1 + M2। एक बात बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है कि फॉर्मूला x का लिखा है लेकिन वो मान रख रहे हैं y का। अब इनको यहाँ गुणा करेंगे तो -M1 होगा और -M2, क्योंकि इन दोनों को -1 से गुणा करने पर -M1 और -M2 आएगा। ये 6M1 और -3M2, 3M2 को यहाँ लेकर आओ, तो 3M2 यहाँ हो गया प्लस का, 1M2 यहाँ माइनस का पहले से है, ये M1 उस तरफ जाएगा तो 6M1 प्लस का है और 1 वहाँ जाकर प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये कितना आएगा यहाँ पर 2M2, यहाँ कितना आएगा 2M2, और सामने आएगा 7M1। हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको M1/M2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 को नीचे आना पड़ेगा। 7 को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे, और ये 2 तो ऊपर है ही, और ये M2 कहाँ चला गया, नीचे। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैं इस प्रकार लिख देता हूँ M1 बराबर 2M2, एक ही बात है, मुझे चाहिए M1/M2, तो ये M2 गुणा में भाग में आ गया, ये 7 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो यहाँ से अनुपात आएगा 2:7। ठीक है, तो आज इतनी बातें करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार से। धन्यवाद।